हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और एएलपी के सीबीटी 1 के पेपर में एक हफ्ते का भी समय अब नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जिनका भी सेंटर दूर है वो 24 तारीख को ही निकल जाएंगे। जिनका 25 तारीख को पेपर है या फिर कुछ लोगों का पेपर 26 को होगा, 27 को होगा, लेकिन सभी के पास अगर मैं कहूँ तो एक हफ्ते या एक हफ्ते से कम का समय आपके सामने बचा हुआ है। अब ऐसे में उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग अभी हाल ही में शुरू किए हों। हाल ही में कहने का मतलब मेरा ये है कि कम से कम वो लोग 2 महीने पहले से तो तैयारी कर ही रहे होंगे। अब अभी क्या है कि वो 20 दिन 30 दिन पहले जिन्होंने तैयारी शुरू की है या फिर अभी भी नहीं शुरू किया है, तो एक हफ्ते में कुछ ऐसा चमत्कार करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। क्योंकि मेरे पास इतने कम समय में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई एक सॉलिड कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है। हो सकता है कि वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हों, बीच में उन्होंने किसी कारण से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया हो और वो चाहते हैं कि 15-20 दिन में कुछ अच्छे से रिवीजन कर के वो तैयारी कर पाएँ। तो उन लोगों ने अगर वो अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज़ को या फिर अपने पुराने पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज किया होगा तो उनका कुछ हो सकता है। लेकिन जिनका पहला अटेम्प्ट है या फिर इससे पहले उन्होंने कोई अच्छे से तैयारी नहीं की है या फिर उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि 1 महीने में, 20 दिन में या फिर इधर बचे हुए 7-8 दिनों में, 10 दिनों में जो वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी स्ट्रेटजी मेरे पास नहीं है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग थोड़ा सा भी सीरियस थे और पहले से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो 2 साल से हो गया हो, 3 साल से, 4 साल से या फिर अभी विगत 3-4 महीने से अगर वो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो उनको ये इस लास्ट वीक में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। देखिए, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और मैंने एलपी एग्ज़ाम क्लियर किया है पहले अटेम्प्ट में। और मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया हुआ था कि सीबीटी 1 में मेरे मार्क्स कितने थे और सीबीटी 2 में कितने थे। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा। आप आइकन में भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, अभी लास्ट वीक में उन्हें क्या करना है कि कोई भी आप न्यू टॉपिक अब पढ़ना बंद कर दीजिए। मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि 1 घंटे या आधे घंटे का कोई वीडियो लेक्चर है या फिर उतने में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वो चाहे तो वो टॉपिक देख सकते हैं। लेकिन कोई एक नया चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें 2 या 3 दिन का समय मिनिमम लगता है, तो प्लीज़ आप उसको मत पढ़िएगा। मैं सबसे यही कहूँगा कि जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर किसी कारण से कोई टॉपिक छूट गया है तो उसे आप मत पढ़िए। इस बीच में आपको क्या करना है कि जितने भी आपने टेस्ट सीरीज़ दिए होंगे, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ दिया है, 2 दिया होगा, 4, 10, 15, जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ दिया होगा, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप लोग जा करके टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल साइट पे जा करके आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। वहाँ पे अगर आप द स्टूडेंट का STUD कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, जिसमें आपको रेलवे के सारे एग्जाम के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा आपको, और सेक्शनल जो टेस्ट होता है वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको लास्ट वीक में करना है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जितने भी टेस्ट सीरीज आपने दिया होगा, पहले का दिया हुआ है टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को आप ओपन करिए। अगर आपने उससे नोट्स बनाया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हर टेस्ट सीरीज में आपके कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके छूटे हैं, अगर उसका नोट्स आपने बनाया हुआ है तो उसको रिवाइज आप ज़रूर करिए। कम से कम जितने आपने टेस्ट सीरीज़ दिए होंगे, अगर जिसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हों, किसी टेस्ट में हो सकता है कि 20 क्वेश्चन गलत होगा, 15 क्वेश्चन गलत होगा, 6 क्वेश्चन भी गलत हो रहा हो, या जितने क्वेश्चन आपके छूटे हैं उसको अगर आप रिवाइज करते हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 नंबर मिनिमम, अगर हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, 3-4 नंबर आपके बढ़ेंगे। क्योंकि आपने अगर टेस्ट सीरीज़ दिया है तो उसका जो फ़ायदा होता है वो वही होता है कि आप गलत क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए, जो कि आने वाले जो टेस्ट सीरीज हैं या फिर आगे वाले एग्ज़ाम हैं उसमें वो क्वेश्चन गलत ना हो, और यही फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज देने का। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइम का जो प्रेशर होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जिसका आपको फ़ायदा मेन एग्ज़ाम में होता है। क्योंकि पेपर आपका 60 मिनट में 75 क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा, मैं कहूँगा कि जितने भी लड़के एग्ज़ाम देने जाएंगे, बहुत सारे लड़के जो टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा कमांड नहीं बनाए हुए हैं, उनको लगेगा कि मेरा समय कम बच गया, थोड़ा सा और समय रहता तो मैं 2-3 क्वेश्चन और कर पाता। तो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही कर लेनी है।
टेस्ट सीरीज में कैसे नंबर आपका इंप्रूव होगा उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे अभी क्या है टेस्ट सीरीज का जो मैंने उसमें तरीका बताया है वो आपके एग्जाम में काम आएगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पे ऊपर भी आपको आइकन में लगा दूँगा। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद से आपके पास जो भी नोट्स होगा, जो आपने खुद कम से कम जो पहले से बनाया होगा, उसको आप रिवाइज करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसको रिवाइज करना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, रीजनिंग को अभी बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। साइंस को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। रीजनिंग का तो मुझे लगता है कि जो लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज दिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, तो रीजनिंग का आपका सारा कुछ तैयार हो गया होगा। अब क्या होता है कि देखिए, रीजनिंग आप कितना भी तैयार कर लिए हों, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं, जो एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अगर आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक कर गया तो हो सकता है कि 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी गलती आपकी हो रही है, तो उसमें आपको टाइम भी लग सकता है। रीजनिंग में आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप जो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है, ऑर्डर, किस पोजीशन नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, उसका उल्टा और सीधा नंबर का आप जो डिजिट है वो आप याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसको। उसके बाद से कोशिश कर लीजिए कि 1 से लेकर के 20 तक का या फिर 25 तक कम से कम स्क्वायर आप याद कर लीजिए, और 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब आप जो है रट लीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मैथमेटिक्स में होगा, और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चनों में आपका कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर इतना चीज़ आपको याद रहता है तो पूरे पेपर में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 मिनट का फ़ायदा आपका हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में भी आपने अगर इस तरीके को अप्लाई कर लिया तो हो सकता है बहुत सारे लड़कों से आप ज़्यादा समय बचा पाएंगे। तो रीजनिंग में आप इतना ही काम करिए, ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स और साइंस के पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, और इसमें से आप सेक्शनल टेस्ट देने की कोशिश करिए। मैथमेटिक्स में आप कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए कि आप पूरा 75 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज अब देने का आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। कभी 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया आपने, कभी 5 क्वेश्चन का भी टेस्ट दे दिया, ये सारा आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। साइंस का भी आप जब सोने जा रहे हैं या फिर जिस समय आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे टाइम पर आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो सेक्शनल टेस्ट आप देते हैं 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 2-3 मिनट में आप इसे कंप्लीट भी कर लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है 10-15 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हर एक सेक्शनल टेस्ट में आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, नया क्वेश्चन मिल जाए। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी डाटा मिल जाए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। तो ये काम आप इस बीच में जो टाइम है आप इसको करिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इसके बाद से मैं कहूँगा कि जितने भी लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ते जो भी आपके पास सामने टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ते 10 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ है, इसमें आप रील्स और शॉर्ट्स वीडियो से आप दूर रहिए। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा सजेशन या थंबनेल देख के अट्रैक्टिव थंबनेल आपके सामने आता है, चाहे कोई भी हो, आप उसे प्लीज़ आप क्लिक मत करिए, आप उसे मत देख करके टाइम अपना वेस्ट करिए। क्लियर रखिए अपना कॉन्सेप्ट कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट आ रहे हैं, उसको लिख करके रखिए, और सीधे जब आप मोबाइल ओपन करिए तो उसी टॉपिक को सर्च करिए। कुछ भी आप मत देखिए, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि इस बीच में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं चल रहा है न्यूज़ में या फिर जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत हो गई है रील्स और शॉर्ट्स पे डेली 1 से 2 घंटा मिनिमम टाइम बर्बाद करने का। तो अभी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है। इसके बाद से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कि अब ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा आप रिड्यूस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ड कॉपी से पढ़ाई करिए। हार्ड कॉपी में आपका क्या हो सकता है, एक तो आपका नोट्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या होगा कि जो भी आप प्रैक्टिस के लिए बुक्स खरीदे होंगे, चाहे किरण पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का आपने बुक खरीदा होगा, अगर आप उसे पढ़े होंगे उस हार्ड कॉपी से, तो आप कहीं ना कहीं स्टार मार्क किए होंगे, इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे। क्योंकि मैंने जब मैथमेटिक्स को पढ़ने का जो तरीका होता है, मैंने बताया हुआ था कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हों, कोई क्वेश्चन आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन है या फिर बाद में ये भूल सकता है, तो उसको मैंने कहा था कि आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपको उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए, और अगर आप उस समय भी सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो मतलब समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर है और आप आगे बढ़ जाइए। और ऐसे ही केवल आप इम्पॉर्टेंट जो आपने मार्क किया हुआ है पहले से उस बुक में, उसी को करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद से बात आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी जितने भी लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं
तो ये एक हफ्ते में तो मुझे नहीं लगता है, जो बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा उसे पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा टाइम बचा है। लेकिन अगर आपने साइंस पे काम किया है, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन देखा है, या फिर आपने कोई बुक से पढ़ा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने किया है, तो आप उसी को रिवाइज करिए। देखिए, एनसीईआरटी को शुरू से पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, उसमें टाइम आप वेस्ट मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका कोई भी सेटअप अगर आपने लगाया हुआ है, कोई भी बुक आपके पास है, तो बस आप उसी को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो देखिए, जितना भी क्वेश्चन आ जाए इसमें कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार के एलपीके सीबीटी 1 में कोई आइडिया नहीं दिया है कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। वो पिछले बार के अनुसार ही लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हर सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर में अगर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको देखने को अगर मिल जाता है, तो इसमें आप कोशिश करिए जो अवार्ड्स वाले सेक्शन हैं, अवार्ड्स हो गया। एक चीज़ और, ओलंपिक जो हुआ है वो एकदम अच्छे से आप इसको रट जाइए। कोई ना क्वेश्चन आपको किसी के न किसी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो पेपर तो इस बार महीनों तो चलने वाला है नहीं, आपको 3 ही 4 दिन में, आपका 4 दिन में के पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो 4-5 दिन में जो पेपर कंप्लीट होगा, तो हर एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो आपको 15 सेट देखने को मिलेगा। तो 15 सेट में ओलंपिक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 7-8 सेट में, 10 सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है आपके सेट में आया कि नहीं आया, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अवार्ड सेक्शन आप देख लीजिए। उसके बाद से आप जो नोबेल वाला अवार्ड देख सकते हैं। खेल से रिलेटेड अवार्ड मतलब खेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। बुक्स वाले टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। इस पे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप उसके नोट्स रिवाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी चाहे तो आप हर एक टॉपिक पे, जैसे ओलंपिक से रिलेटेड कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा है आपने, मैगजीन में भी नहीं देखा है, तो आप 1 या 2 वीडियो आप इस टॉपिक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो 2024 में पब्लिश हुए हैं, उससे रिलेटेड 1-2 वीडियो देखेंगे, ये भी काम हो जाएगा। नोबेल से रिलेटेड 1 वीडियो देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अवार्ड से रिलेटेड 1 या 2 वीडियो आप अगर आप देखते हैं तो आपका करंट अफेयर का जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके रिवीजन हो जाएंगे लगभग। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के नाम, गवर्नर्स के नाम, ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, करंट के इशूज होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप कम से कम लिख करके रखिए, रिवाइज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है लास्ट वीक में क्या क्या चीज़ें करनी है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका टेस्ट पेपर में लगभग 40 या 45 नंबर के आसपास में आ रहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता अभी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चिंता करेंगे तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो हो नहीं जाएगा। आपने मेहनत किया है, आपने सीरियस होकर तैयारी की है, 40-45 ही आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एग्ज़ाम देने जाइए। और इस बार नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है, परसेंटाइल है। तो अगर जिसके भी सेट में, मतलब जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपसे कम नंबर पाने वालों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही आपका परसेंटाइल स्कोर बेहतर होगा। क्योंकि परसेंटाइल स्कोर कैसे निकलता है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डिटेल में समझा करके बहुत एग्जांपल से बताया हुआ है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं देखा है, कोशिश करूंगा मैं फिर से उस पर एक वीडियो बना दूं, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं, आप जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है आपको डेफिनेटली ये फ़ायदा करने वाला है। आप एक हफ्ते में बस यही काम करिए और कोई भी काम आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहले समय से ही जाइएगा, ठीक है। और कुछ लोग अगर अभी भी लक के भरोसे बैठे हैं तो वो समझिए कि अगर उनका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाता है तो लकी ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अगर मेहनत नहीं की है तो लक के भरोसे ही हो जा पाएंगे, और लास्ट वीक में कुछ ऐसा चमत्कार आप नहीं कर पाएंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।